नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज की ये सुंदर कहानी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका किरण सिंह जी की लिखी हुई है। कहानी का शीर्षक है पैरवी कार। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। एक नवोदित लेखिका की पुस्तक पढ़ते हुए शालिनी सोचने लगी, इससे तो अच्छा मैं लिख लेती हूँ। अब मैं भी अपने समय में से कुछ समय चुराकर कुछ अच्छा लिखूंगी और पुस्तक प्रकाशित करवाऊंगी। इतना पढ़ लिख कर इन्हीं चूल्हा चौका में उलझी हुई हूँ। अरे ये काम तो कोई अनपढ़ भी कर सकता है। घर के लोग ताना मार रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आखिर मैंने पढ़ लिख कर किया भी तो क्या है? शालिनी की कल्पना को जैसे पर मिल गए। वो पुस्तक प्रकाशित करवाने के लिए उत्सुक हो गई और एक परीक्षार्थी की तरह लेखन कार्य में लग गई। ऐसे में जब वो रोटियां बेलती तो उसके मस्तिष्क पटल पर शब्दों की रोटियां भी कभी आड़ी तिरछी तो कभी गोल बन रही होती। सब्जियां काटते हुए भी वो शब्दों को जोड़ तोड़ रही होती। उसकी आंखों में पुस्तक प्रकाशन के सपने पलने लगे। लेकिन जब उसकी नज़रें अपने कमरे की बदरंग दीवारों तथा बिस्तर के जालीदार चादर पर पड़ती तो सीधे ख्वाबों के आसमान से उतरकर हकीकत के धरातल पर आ जाती। फिर भी जब कभी उदास होती तो अपने होठों पर मुस्कान की लाली चढ़ा देती। शालिनी के मन की जमीन पर भावनाओं के बीज अंकुरित होने लगे और फिर हृदय के मौसम के अनुसार रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, जिसे बहुत ही कुशलता से शालिनी वर्णमाला में पिरोकर पन्नों के श्रृंगार बॉक्स में सजाने लगी। धीरे धीरे वो बॉक्स भरने लगे तो शालिनी अपने सपनों को आकार देने के लिए वर्णमाला से चुन चुनकर पांडुलिपि तैयार करने लगी। पांडुलिपि तैयार करने के बाद उसने अनेक प्रकाशकों से पुस्तक प्रकाशन के संबंध में बातें की, पर पुस्तक प्रकाशन में लगने वाला खर्च सुनकर जैसे मोर नाचते नाचते जब अपना पैर देखता है तो रुक जाता है, वैसे ही वो अपनी आर्थिक स्थिति देखकर मन महसूस लेती। क्योंकि जब भी वो अपने मन के एक पलड़े पर पुस्तक प्रकाशित करवाने की इच्छा रखती और दूसरे पलड़े पर बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की दवाइयाँ तथा अन्य घरेलू खर्च, तो दूसरा पलड़ा भारी लगता। ऐसे में वो परिस्थितियों के हवन कुंड में अपनी आकांक्षाओं की तिलांजलि दे देना चाहती थी, लेकिन उसकी आकांक्षाएं कुछ अंतराल के बाद पुनर्जीवित हो उठती और वो फिर भावनाओं के सागर में गोते लगाते हुए शब्दों के मोतियों को मुट्ठी में भर लेती थी। एक बार उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने पति से इस संबंध में बात करें। बात करने के लिए उसे निशा की मधुरिम वेला ही अनुकूल लगी। अपने पति के सिर में सुगंधित तेल से मसाज करते हुए पति के सामने उसने अपनी बात रखी। एक बात करनी है आपसे। कहो ना। मुझे भी अपनी पुस्तक प्रकाशित करवानी है, शालिनी बिना किसी भूमिका के साफ साफ शब्दों में कह गई। क्या क्या कह रही हो? शालिनी का पति अचंभित होते हुए बोला। हाँ सच में, मेरी बहुत सी रचनाएं एकत्रित हो गई हैं, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं भी पुस्तक प्रकाशित करवा ही लूँ, शालिनी ने कुछ दृढ़ होकर कहा। पुस्तकों का करोगी क्या? कौन पुस्तकें पढ़ेगा तुम्हारी? देखो शालिनी, ये आजकल का साहित्य भी अमीरों के घर की औरतों की किटी पार्टी बनकर रह गई है। औरतों की इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के मद्देनज़र कुकुरमत्ते की तरह साहित्यिक संस्थाएं फल फूल रही हैं। महिलाएं स्त्री विमर्श के नाम पर अपने मन की भड़ास कागजों पर निकाल रही हैं। प्रकाशक मोटी रकम लेकर पुस्तक के नाम पर कुछ भी छाप दे रहे हैं, फिर चाहे उस पुस्तक को कोई पढ़े या ना पढ़े। यही वजह है कि साहित्य का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। तुम भी उन महिलाओं की तरह ये बेकार का शौक मत पालो, क्योंकि इस शौक के लिए पैसा व पैरवी दोनों ही होना चाहिए। शालिनी के पति ने अनेक दलीलें देकर शालिनी की इच्छाओं को उसी के कमरे में दफन करना चाहा। पैरवी? शालिनी ने प्रश्न किया। हाँ, पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं बिना जान पहचान और पैरवी के नहीं प्रकाशित होती हैं। मैडम अब छोड़िए भी इन बातों को, देखिए रात कितनी सुहानी है। कहते हुए शालिनी के पति ने अपने सर पर रखे उसकी कोमल हथेलियों को अपनी हथेली में थाम कर शरारती अंदाज में शालिनी को अपने आगोश में भर लिया। शालिनी का स्त्रीत्व पति के पुरुषत्व के समक्ष समर्पित हो गया। शालिनी ने हार नहीं मानी। वो अपनी डायरी के पन्नों पर लेखनी की कूची से भावनाओं के रंग भरने लगी। एक दिन शालिनी की नज़र अखबार के साहित्य पृष्ठ पर अंकित एक मेल आईडी पर पड़ी, जिस पर रचनाएं आमंत्रित की गई थीं। शालिनी ने अपनी कुछ रचनाएं उसी आईडी पर मेल कर दीं।
कुछ हफ्ते बाद उसकी रचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हो गई। रचना प्रकाशन के बाद से उसके पास बधाइयों तथा शुभकामनाओं के कितने ही मेल तथा कॉल आए। उस दिन उसका उत्साह 7वें आसमान पर था। वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। उसके मन पर लेखन का नशा और भी चढ़ता गया। अब शालिनी अपनी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजने लगी। धीरे धीरे उसकी रचनाएं अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। साथ ही मानदेय भी मिलने लगा। शालिनी उन सभी पैसों को एकत्रित करने लगी। वो सोच रही थी कि जब सारे पैसे एकत्र हो जाएंगे तो इन रुपयों से वो अपनी पुस्तक प्रकाशित करवा लेगी। फिर तो उसे कोई ताना भी नहीं मार सकता, क्योंकि वे उसके अपने ही कमाए हुए रुपए होंगे। धीरे धीरे पैसे एकत्रित होने लगे। एक दिन उसके मोबाइल पर कॉल आया। शालिनी ने जब मोबाइल पर फ्लैश होता नाम देखा तो उसके अधरों पर मुस्कान के पुष्प खिल उठे। दरअसल वो कॉल उसकी एक सहेली सीमा का था, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी और अभी साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहती है। सीमा उसे अपनी पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मंच संचालन के लिए आग्रह कर रही थी। सीमा बोली, देखो शालिनी, कल मेरी पुस्तक का लोकार्पण है और मैं चाहती हूँ कि इसका संचालन तुम करो। मैं? हाँ तुम। मुझे पता है कि संचालन तुमसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। अरे सीमा, वो कॉलेज वाला समय गया। अब मैं पूरी तरह से गृहिणी हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। एक ज़माना हो गया मुझे मंच पर चढ़े। सीमा बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब तुम्हें घर परिवार से हटकर अपने लिए भी समय चुराना होगा। इतना हुनर है तुम में। अब तक तुमने अपने आप को घर के अंदर कैद कर रखा है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मन संचालन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। सीमा साधिकार बोल रही थी। सीमा के अपनापन भरे आग्रह को टालने की हिम्मत शालिनी में नहीं थी, इसीलिए उसने स्वीकृति दे दी। शालिनी मंच संचालन की तैयारी करने लगी। उसे याद आया कि वो कॉलेज के ज़माने में आईने के सामने ही तो खड़ी होकर खुद वक्ता व श्रोता बनकर बोलने का अभ्यास किया करती थी। अतः उसने पुनः एक कॉलेज स्टूडेंट की ही तरह अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस तरह से लोकार्पण का वो शुभ दिन भी आ गया। उस दिन शालिनी मन ही मन घबरा रही थी। सोच रही थी, पता नहीं क्या होगा। इतने अंतराल के बाद मंच पर इतने सारे प्रबुद्ध जनों के बीच बोलना है। मैं ठीक से संचालन कर पाऊंगी भी या नहीं? ऐसा ना हो कि कहीं मैं अटक जाऊं। उस दिन शालिनी सफ़ेद पर लाल बॉर्डर वाली खादी सिल्क की साड़ी पहने थी। सादगी से किए गए हल्के मेकअप में उसका व्यक्तित्व और भी निखर गया था। वो सभागार में पहुंची तो सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं। शालिनी को देखकर सीमा खुश हो गई। सीमा शालिनी से चुहल करते हुए बोली, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है मैडम? शालिनी ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, बिजली तो सारी सीमा पार कर तुम गिराने आई हो। तभी मुख्य अतिथि के आगमन की सूचना से आयोजक मंडल के पैरों में विद्युत सी गति आ गई। सीमा शालिनी से बोली, अब चलो मंच संभालो। शालिनी मंच की तरफ बढ़ रही थी। उस समय उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो खुद को संभालते हुए मन ही मन माँ शारदे को नमन करते हुए माइक की तरफ बढ़कर सभा को संबोधित करती है। सीमा अपनी तर्जनी उंगली से अंगूठे को सटाकर इशारे से उसके संचालन की सराहना कर उसका मनोबल बढ़ाती है। शालिनी के संचालन में कार्यक्रम सुंदर व सुनियोजित तरीके से संपन्न हुआ। सभागार में उपस्थित सभी ने शालिनी के संचालन की सराहना की। एक मंचासीन व्यक्ति ने शालिनी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। शालिनी ने उन्हें धन्यवाद कहते हुए अपना नंबर दे दिया। कार्यक्रम समाप्त होते होते काफ़ी देर हो गई। जब शालिनी की नज़र अपने कलाई में बंधी घड़ी पर पड़ी तो अचानक एक संचालिका से आम गृहिणी बन गई और जल्दी जल्दी घर भागी। रास्ते भर उसके मन में ये भय सता रहा था कि अब तो निश्चित ही घर जाकर सबकी खरी खोटी सुननी पड़ेगी। इसलिए वो रण क्षेत्र में जाते योद्धा की तरह मन ही मन रणनीति तय करने लगी। उस समय उसे अपनी माँ से मिली दीक्षा याद आ गई। माँ ने कहा था कि 100 बोलने वालों को एक चुप रहने वाला हरा सकता है। उसने सोच लिया कि चाहे कोई कितना भी बोले, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। शालिनी घर पहुंची। सभी की नज़रें उसे घूर रही थीं। सास ने घर में घुसते ही कहा, इतनी देर तक घर से अकेली बाहर रहना अच्छी बहू बेटियों के लक्षण नहीं हैं। कह के गई कि शाम 4 बजे तक आ जाऊंगी, पूरे 7 बज गए। शालिनी चुपचाप बिना किसी सवाल का जवाब दिए अपने कार्य में लग गई। मन में सोच रही थी, एक दिन थोड़ी देर क्या हो गई, लग रहा है आफत आ गई। कौन सा मैं आधी रात को लौटी हूँ? यही ना हुआ कि सासू जी को खुद से चाय बनानी पड़ी ना।
अरे एक टाइम यदि खुद से चाय बना ही लिया तो क्या हो गया। दफ्तर में काम करने वालों को भी कम से कम हफ्ते में एक दिन की भी तो छुट्टी मिलती ही है। घर की बाई भी जब जी चाहे घर बैठ जाती है, पर मेरी स्थिति तो उनसे भी बदतर है। शालिनी का जी चाह रहा था आज ये सब बात अपने पति से बोले, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या फ़ायदा। दिन भर काम करते करते एक तो रात बचती है जिसमें आराम किया जा सके, उसे भी चुगली करके गुजार देना अच्छा नहीं है। शालिनी काम निपटाकर सोने चली गई। सुबह उठकर शालिनी ने सारा काम समय पर निपटा लिया। घर के सदस्यों को समय पर चाय नाश्ता देकर वो पूजा करने चली गई। पूजा करके वो उठने ही वाली थी कि उसकी मोबाइल की घंटी बजी। नंबर अननोन था, इसीलिए शालिनी मोबाइल उठाकर अपने कमरे में चली गई। उधर से आवाज़ आई, हेलो, शालिनी जी बोल रही हैं? जी हाँ, कहिए। शालिनी ने शालीनता के साथ जवाब दिया, मैं आकाशवाणी केंद्र से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी केंद्र का नाम सुनकर शालिनी खुश हो गई। उसने उत्सुकता से कहा, जी जी नमस्कार, आपको एक वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, क्या आप आ सकती हैं? उधर से आवाज़ आई। खुशी और आश्चर्य के घर्षण से शालिनी की आंखों में बिजली सी चमक आ गई और आवाज़ में थिरकन। जी जी क्यों नहीं, कब आना है? आप परसों 11 बजे आ जाइए। उधर से आवाज़ आई और फिर खत्म हो गई, लेकिन शालिनी के कानों में वो आवाज़ एक मधुर गीत की तरह झंकृत हो रही थी। उसके पांव अनायासी थिरकने लगे और वो अपना काम निपटाकर वार्ता लिखने बैठ गई। आकाशवाणी के बाद उसे दूरदर्शन केंद्र से भी आमंत्रण आने लगा। इस तरह से उसके अकाउंट में कभी आकाशवाणी से तो कभी दूरदर्शन तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं से मानदेय आने लगे और उसके सपनों को पंख देने लगे। एक प्रकाशक से बात करके पुस्तक प्रकाशित करने के लिए उसने अपनी पांडुलिपि मेल से भेज दी। उधर मेल का रिप्लाई आया, प्रिय शालिनी जी, आपका स्वागत है। हमें आपका पांडुलिपि अंश प्राप्त हो गया है। हमने उसे अपने संपादक मंडल को प्रेषित कर दिया है। 28 कार्य दिवस की अवधि में हम आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। शालिनी का वो 28 दिन काटे नहीं कट रहा था। वो बार बार मेल चेक कर रही थी। तभी एक मेल आया, हमें ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि संपादकों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद हम आपकी इस किताब को प्रकाशित कर पाने में असमर्थ हैं। यदि आप चाहें तो इस मेल पर संपर्क कर सकती हैं। उसने कोई अन्य मेल आईडी दिया। फिर शालिनी ने उसे दिए गए मेल आईडी पर मेल किया। करीब 24 घंटे के बाद उस मेल का रिप्लाई आया, जिसमें पुस्तक प्रकाशन की राशि पढ़कर शालिनी दुखी हो गई, क्योंकि उसके पास उतनी राशि एकत्रित नहीं हो पाई थी, और जो हुई भी थी तो उसने अपने बेटे के लिए मोबाइल खरीद दिया था। शालिनी मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसे लग रहा था उसके पति ठीक ही तो कह रहे थे। आज के ज़माने में बिना पैसों और पैरवी के कुछ भी संभव नहीं है। पैसा आए भी तो कहाँ से? पति की कमाई तो बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की दवाई तथा घर में ही खत्म हो जाता है। शालिनी दुखी मन से अपनी पांडुलिपि को अलमारी के निचले दराज में डालकर बिस्तर पर लेट गई और सोने का प्रयास करने लगी, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवश होकर शालिनी अपना मन बहलाने के लिए पलंग के बगल में पड़ी कुर्सी पर से अखबार लेकर पलटने लगी। तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें राजभाषा विभाग से हिंदी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना की सूचना प्रकाशित हुई थी। सूचना पढ़कर निराश शालिनी की आंखों में आशा की किरणें चमकने लगीं और वो उसी समय अपनी पांडुलिपि जमा करने की योजना बनाने लगी। शालिनी ने राजभाषा विभाग के वेबसाइट से पांडुलिपि जमा योजना का फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लिया और फिर उसे भरकर अपनी पांडुलिपि के साथ प्रेस विज्ञप्ति पर जो पता लिखा था उसी पते पर भेज दिया। पांडुलिपि भेजने के बाद शालिनी प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसकी पांडुलिपि चयनित हो जाए। अब वो अपनी घर गृहस्थी तथा साहित्य के पथ पर संतुलन बनाते हुए चलने लगी। फिर भी कभी कभार किसी भी काम में जरा भी देर हुई तो उसे अपने पति तथा सास ससुर के ताने सुनने को मिल जाते। एक दिन शालिनी की सास बोली, इतना दिन रात लिखती हो, आखिर उससे तुम्हें मिला क्या? इससे तो अच्छा होता कि सिलाई कढ़ाई करती तो घर में 2 पैसा भी आता। सास के मुंह से निकली तीर की तरह आवाज़ से शालिनी का हृदय छलनी हो गया। दुखी मन से वो अपने कमरे में जा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शालिनी भुनभुनाती हुई वापस आई। ये घंटी भी मेरी दुश्मन बनी हुई है, 2 घड़ी चैन की सांस नहीं लेने देती। शालिनी ने दरवाज़ा खोला। सामने डाकिया एक लिफाफा लेकर खड़ा था।
शालिनी अनमने ढंग से लिफाफा लेकर बैठक के जर्जर सेंट्रल टेबल पर रखने जा रही थी, तभी उस पर अंकित अपना नाम दिखाई दिया। लिफाफा राजभाषा विभाग से आया था। राजभाषा देखकर शालिनी का गुस्सा काफूर हो गया। उत्साहित होकर वो जल्दी जल्दी लिफाफा खोलने लगी। लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें एक पत्र था। शालिनी पत्र पढ़ने लगी। पत्र पढ़ते हुए शालिनी की आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी, पर ये आंसू खुशी के थे। पत्र में लिखा था, पांडुलिपि कारवां के लिए श्रीमती शालिनी को 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। कृपया शीघ्र ही अपना बैंक विवरण आदि भेजें। उस समय शालिनी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक सुंदर सपना है या सच। वो पत्र को सीने से दबाए सीधे पूजा स्थल पर जाकर ईश्वर के आगे माथा टेकती है और ईश्वर से कहती है, हे ईश्वर, मेरे पैरवीकार तुम ही हो। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी पैरवीकार। पैरवीकार कहानी एक साधारण गृहिणी की असाधारण आत्मविश्वास और संघर्ष की प्रेरक यात्रा है। इसमें नारी मन की संवेदनाएं, सामाजिक ताने बाने की सच्चाई और आत्मसम्मान की धीमी लेकिन दृढ़ जीत बहुत प्रभावशाली ढंग से उभर कर आई है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।